जय श्री राम साथियों। तो देखिए, मैं इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम का मैराथन कराने वाला हूं, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट है। तो यदि मेरे चैनल पर बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है, इसके पश्चात भी मैं और भी वीडियो डालूंगा मैराथन वाला, और ये कई पार्टों में होगा। तो ये पूरा देख लेते हैं तो मतलब ज़्यादा अंक आएंगे, 40 से ऊपर ही आएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने पर यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हो सकता है टेलीग्राम चैनल पे नोट्स ना दिया जा सके यह। और देखिए, मैं जो मैराथन क्लास है उसे ऑनलाइन चलाने को सोच रहा था, परंतु सब्सक्राइबर कम होने के नाते मैं ऑनलाइन मतलब लाइव नहीं चला पा रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइबर बढ़ाएं, शेयर करके अपने साथियों के पास। और ये एकदम मुख्य है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके डिफरेंट फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शन को एक्सप्लेन करें। तो देखिए, पहला पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ मास्टर प्रोग्राम होते हैं जिसकी सहायता से कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह एक सेट ऑफ मास्टर प्रोग्राम होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन कंट्रोल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह यूजर तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। जैसे कि एक व्यक्ति है और कोई सिस्टम है, तो वह जैसे मतलब सिस्टम है तो उसके बीच यह इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। जैसे कंप्यूटर है और व्यक्ति है, उसके मध्य यह इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि मनुष्य का लैंग्वेज होता है, मतलब एक प्रकार से ट्रांसलेटर का कार्य करता है। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक को हिंदी आ रहा है केवल, और दूसरे को केवल अंग्रेजी आ रहा है, तो बीच में वह जो रहेगा, इससे दोनों भाषाएं आएंगी। वह उसके भाषा को, जैसे अंग्रेजी वाले भाषा को हिंदी में बदल के हिंदी वाले को देगा, हिंदी वाले को भाषा बदल के अंग्रेजी वाले को देगा। तो इस प्रकार समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से अदर एप्लीकेशन को रन कराया जाता है। अगला पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। इनके सहायता से कंप्यूटर की ईच एंड एवरी एक्टिविटी को मैनेज किया जाता है। तो इसे भी स्मरण रखना है, और ये फिगर भी स्मरण कर लीजिए। यूजर हैं, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। तो इसे स्मरण कर लेना है। और हाँ, आप जितने लोग भी वीडियो देखते हैं लाइक किया करें। लोग एकदम मतलब 200 से ऊपर ही देख लेते हैं, परंतु 10 ही लाइक देते हैं आप लोग। यदि सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो बना सकूंगा। अगला पॉइंट है, कोई भी कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ तक इस ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ तक था, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ तक था। यहाँ तक अब देखिए, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए फंक्शन मतलब कार्य है। पहला कार्य है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा है डिवाइस मैनेजमेंट जिसे पेरिफेरल मैनेजमेंट कहते हैं, चौथा है फाइल मैनेजमेंट। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से डिफरेंट एप्लीकेशन को मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से डिफरेंट यानी कि विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन को मैनेज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, यदि सिस्टम में डिफरेंट टास्क होते हैं तो ओएस यह डिसाइड करता है कौन सा टास्क परफॉर्म होगा और किसकी सीपीयू एलोकेट होगी। देखिए, यदि सिस्टम में डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार के टास्क होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह डिसाइड यह निर्णय लेता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म होगा और किसकी सीपीयू एलोकेट होगी।
अगला पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से डिफरेंट प्रोसेस को शेड्यूलिंग प्रोवाइड की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से डिफरेंट प्रोसेस को शेड्यूलिंग प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, इससे अच्छा नंबर अंक प्राप्त होता है। पॉइंट टू पॉइंट जैसे यहाँ दिया गया है। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सी फाइल मेमोरी के कौन से लोकेशन में स्टोर की जाएगी। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह इसकी सहायता से यह निर्णय यह सुनिश्चित किया जाता है कि कौन सी फाइल मेमोरी के कौन से लोकेशन यानी कि स्थान में स्टोर होगी। दूसरा पॉइंट है इसकी सहायता से कंप्यूटर के डिफरेंट डिवाइस इसकी सहायता से कंप्यूटर के डिफरेंट डिवाइस की मेमोरी मैनेज की जाती है। इसे भी स्मरण रखना है। और देखिए, हमारे साथ पढ़ते हुए चलिएगा, मैं इसका नोट्स हो सकेगा तो नहीं मिल पाएगा। अगला पॉइंट है प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से किया जाता है। प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से किया जाता है। अगला है डिवाइस मैनेजमेंट अथवा पेरिफेरल मैनेजमेंट। तो इसका पहला पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से डिफरेंट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस यानी कि युक्ति को मैनेज किया जाता है। इनपुट तथा अगला पॉइंट है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर तथा स्कैनर को की वर्किंग प्रोसेस भी, और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर तथा स्कैनर की वर्किंग प्रोसेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज की जाती है। जैसे प्रिंटर जो होता है वो तो प्रिंट करता है, तो आप जानते हैं स्कैनर जो है आगे देखते हैं वो आप जानते होंगे। अगला पॉइंट है हार्डवेयर डिवाइस को डिवाइस ड्राइवर की सहायता से कंट्रोल किया। जो देखिए, इसमें हार्डवेयर डिवाइस को डिवाइस ड्राइवर की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। अगला पॉइंट है जो भी डिवाइस कंप्यूटर से अटैच होते हैं उनको ओएस मैनेज किया जाता है। देखिए, जो डिवाइस कंप्यूटर से अटैच होते हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मैनेज करता है। हाँ। चौथा है फाइल मैनेजमेंट। ओएस की सहायता से यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से फाइल फोल्डर के भी मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से फाइल फोल्डर को भी मैनेज किया जाता है। कौन सी फाइल कहाँ स्टोर होगी उसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से मैनेज किया जाता है। अगला पॉइंट है फाइल को ओपन सेव रिट्रीव भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से किया जाता है। अगला पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से फाइल को मैनेज किया जाता है। तो इसके फंक्शन भी कंप्लीट हुए। अब देखिए एक्सप्लेन ये जो मतलब इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को बताऊंगा वो सभी इम्पोर्टेंट होंगे। यह भी इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है। ये सभी जो भी मैं पहले से बताया और आप बताने वाला हूँ। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। तो पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका पहला पॉइंट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है इससे हर यूजर अपनी जॉब को कंप्यूटर के पास भेजता है। देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हर यूजर अपनी जॉब को कंप्यूटर के पास भेजता है। इसमें जिस भी जॉब की सेम नीड होगी होती है उनका एक बैच बना लिया जाता है, फिर सीपीयू एलोकेट की जाती है। देखिए, इसमें जिस भी जॉब की सेम नीड होती है उनका एक बैच बना लिया जाता है, फिर सीपीयू एलोकेट किया जाता है। अगला है जब एक बैच कंप्लीट हो जाता है तो सीपीयू दूसरे बैच को एलोकेट हो जाता है। इस फिगर को बना लेना है, फिगर से और अच्छे से नंबर प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा है फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। पर इसमें पहला पॉइंट है इसकी सहायता से एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को सेम टाइम में एग्जीक्यूट किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को सेम टाइम में एग्जीक्यूट किया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें सीपीयू आइडल नहीं होता क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम सेम टाइम में एग्जीक्यूट किया जाता है। देखिए, इसमें सीपीयू मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू जो होता है वो आइडल नहीं होता क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम सेम टाइम में एग्जीक्यूट किया जाता है।
अगला पॉइंट है, इसमें CPU हर टाइम बिजी रहता है। देखिए इसमें जो होता है वह CPU हर टाइम बिजी होता है, जिससे परफॉर्मेंस बेटर होता है। अगला पॉइंट है, इसमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब ज़्यादातर टास्क इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें सिस्टम की इफ़िशियंसी इंक्रीज होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला टाइप है, ये देखिए, यह कौन सा है, मल्टी प्रोसेस प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फिगर है, इसे स्मरण कर लेना है। अगला है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें प्रोसेसिंग टाइम को इक्वल स्लॉट में डिवाइड, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिए जो मैं बता रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, तो अब तीसरा प्रकार है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो होता है, पहला पॉइंट है, इसमें प्रोसेसिंग टाइम को इक्वल स्लॉट में डिवाइड किया जाता है। देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें प्रोसेसिंग टाइम को इक्वल स्लॉट में डिवाइड किया जाता है तथा हर प्रोसेस को प्रोसेसिंग टाइम एलोकेट किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें हर प्रोसेस कुछ कुछ टाइम CPU को शेयर करता है, जिसमें हर प्रोसेस कुछ कुछ टाइम CPU को शेयर करता है। अगला पॉइंट है, इसमें एग्जीक्यूशन टाइम स्मॉल स्लॉट में डिवाइड होता है, जिसे टाइम स्लाइस, जिसे टाइम क्वांटम भी कहते हैं। जो भी प्रोसेसर अगला पॉइंट है, जो भी प्रोसेसर टाइम का वेट करता है वह रेडी क्यू स्पेशल मेमोरी में वेट करता है। जो भी प्रोसेसर टाइम का वेट करता है वह रेडी क्यू स्पेशल मेमोरी में वेट करता है। अगला पॉइंट है, इसका मेन एम यानी कि मुख्य उद्देश्य रिस्पॉन्स टाइम को रिड्यूस करना है। इन सभी को स्मरण करना है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आरटीएस की सहायता से सभी इनपुट को एनालाइज किया जाता है। आरटीएस की सहायता से सभी इनपुट को एनालाइज किया जाता है तथा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आउटपुट जनरेट किया जाता है। यह हुआ अगला पॉइंट है, यह हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेसिफिक टाइम में आउटपुट जनरेट करता है। अगला पॉइंट है, यह स्ट्रिक्ट टाइम डेडलाइन पर वर्क परफॉर्म करता है। अब मैं आगे डेडलाइन के बारे में बताऊंगा। अगला पॉइंट है, इनका यूज मेनली मेडिकल डिवाइस, मतलब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, मेडिकल डिवाइस, रोबोट्स, होम एप्लीकेशन में किया जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में भी इनका यूज किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में है, पहला पॉइंट है, इनकी यह गारंटी होती है कि टास्क पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। यदि सेकेंडरी डाटा और मेमोरी मिसिंग दोनों होती है तो इनका डाटा रोम में स्टोर होता है। यदि सेकेंडरी डाटा या मेमोरी मिसिंग होती है तो इसका डेटा रोम में स्टोर होता है। यह किसी भी प्रकार के डिले को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका दूसरा प्रकार है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इसमें टास्क पार्टिकुलर टाइम पर कंप्लीट होने की कोई भी गारंटी नहीं होती। इसमें टास्क परफॉर्मेंस करने के लिए प्रायोरिटी को देखा जाता है। यह लेस रेस्ट्रिक्टिव होता है। इनका यूज रोबोटिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट, एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, मल्टीमीडिया में किया जाता है। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर को यूज करते हैं। मल्टीपल जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर को यूज करता है। इसमें मल्टीपल प्रोसेसर मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन की सहायता से कम्युनिकेट करते हैं। इसमें मल्टीपल प्रोसेसर मल्टीपल कम्युनिकेशन की लाइन की सहायता से कम्युनिकेट करते हैं। यह नेटवर्क पर डिपेंड करता है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है नेटवर्क पर डिपेंड करता है। देखिए ये इसका फिगर है, इससे भी स्मरण कर लेना है। अब यहाँ देखिए, व्हाट इज स्पूलिंग, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या है, इसके एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग, स्पूलिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करें। इसका पूरा नाम, मतलब स्पूलिंग का पूरा नाम सिमुल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन है। स्पूलिंग एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से जॉब्स को बफर में स्टोर किया जाता है। देखिए अगला पॉइंट है,
स्पूलिंग जो है वह एक प्रोसेस है, यानी कि एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से जॉब्स को बफर में स्टोर किया जाता है। अगला पॉइंट है इसे टेम्पररी स्टोरेज एरिया भी कहते हैं। देखिए, स्पूलिंग को टेम्पररी स्टोरेज एरिया भी कहते हैं, जिसकी सहायता से डिवाइस के स्पूल में डाटा एग्जीक्यूट होने तक स्टोर रहता है। इसे स्पूलिंग को टेम्पररी स्टोरेज एरिया भी कहते हैं, जिसकी सहायता डिवाइस के स्पूल में डाटा एग्जीक्यूट होने तक स्टोर रहता है। स्पूलिंग फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर कार्य करता है। स्पूलिंग जो होता है वो फीफो कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। स्पूलिंग का मेन एग्जांपल यानी मुख्य उदाहरण प्रिंटर है, जिसमें डाटा को इंफॉर्मेशन प्रिंटर के स्पूल में स्टोर रहता है। ये इसका फिगर है। मेमोरी है, कार्ड रीडर, प्रिंटर, डिस्क, और यही स्पूलिंग प्रोसेस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है व्हाट इज प्रोसेस, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेटस ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है? डिफरेंट स्टेटस मतलब प्रोसेस स्टेट्स का एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। प्रोसेस या टास्क एक इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम है जिसमें एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रोसेस या टास्क एक इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम है जिसे एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी होती है जो प्रोग्राम के एक्चुअल वर्क परफॉर्म करती है। देखिए, प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी होती है जो प्रोग्राम में एक्चुअल वर्क परफॉर्म करती है। एक किसी भी प्रोग्राम को सबसे छोटी यूनिट होती है। प्रोसेस जो होती है वो किसी प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसकी सहायता से वर्क परफॉर्म किया जाता है। ये इसका फिगर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोसेस स्टेट न्यू है। रेडी रेडी स्टेट्स है, रनिंग स्टेट, टर्मिनल स्टेट, वेटिंग स्टेट। अब इस न्यू के बारे में, आप रेडी इस सब के बारे में नीचे मैं वर्णन करूँगा। देखिए, यहाँ एडमिनेटेड हो जा रहा है, यहाँ इंटरप्ट, यहाँ एक्सिट, शेड्यूलर, डिस्पैच, ये सब आपको समझ लेना है। आगे देखते हैं। पहला है न्यू स्टेट जो है, यह प्रोसेस को इनिशियल स्टेट यानी प्रारंभिक स्टेट होता है। इसमें प्रोसेस स्टार्ट तथा क्रिएट होता है। न्यू स्टेट जो होता है यह प्रोसेस के प्रारंभिक स्टेट है। इसमें प्रोसेस जो होता है वह स्टार्ट तथा क्रिएट किया जाता है। दूसरा है रेडी स्टेट्स। इसमें प्रोसेसर का वेट करता है। रेडी स्टेट्स में प्रोसेसर का वेट करता है। इसमें प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है, किंतु उसे प्रोसेसर सीपीयू नहीं मिला। अगला है रनिंग। इसमें रनिंग स्टेट्स है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर एलोकेट किया जाता है। अगला है वेटिंग। यह कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस सिस्टम के पास आता है तो पहले से एग्जीक्यूटेड प्रोसेस कुछ टाइम वेट में चला जाता है। प्रोसेस वेटिंग में इनपुट आउटपुट और इवेंट वेट के कारण जाता है। सबसे अंत वाला है टर्मिनेटेड और एक्सिट। जब प्रोसेस का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो प्रोसेस टर्मिनेटेड स्टेज में चला जाता है। इसमें प्रोसेस को मेमोरी से रिमूव किया जाता है। व्हाट इज शेड्यूलर, शेड्यूलर क्या है? एक्सप्लेन इट्स टाइप, इसके टाइप को एक्सप्लेन करें। पहला पॉइंट है शेड्यूलर स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। शेड्यूलर जो होता है वह एक स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इनकी सहायता से विभिन्न तरीके से प्रोसेस को शेड्यूल प्रोवाइड की जाती है। शेड्यूलर की सहायता से प्रोसेस को शेड्यूल प्रोवाइड की जाती है। शेड्यूलर का मेन काम जॉब को सिलेक्ट करना। देखिए, यहाँ शेड्यूलर का क्या काम है। शेड्यूलर का मुख्य कार्य जॉब को सिलेक्ट करना तथा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है। शेड्यूल का मेन काम सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। शेड्यूलर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यानी कि LTS, मीडियम टर्म शेड्यूलर MTS,
शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यानी STS। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में क्या होता है, इनका प्रयोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का प्रयोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। यह बैच क्यू से डाटा रेडी क्यूरी में भेजता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है वह बैच क्यू से डाटा रेडी क्यू में भेजता है, जिसके बाद डाटा को प्रोसेसर एलोकेट होता है और वह एग्जीक्यूट होता है। अगला है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में रेडी क्यू में उपस्थित प्रोसेस को CPU यानी कि प्रोसेसर एलोकेट किया जाता है, जिससे प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। अगला है मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसमें वेटिंग क्यू से प्रोसेस को रेडी क्यू में भेजा जाता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर जो होता है, इसमें वेटिंग टाइम क्यू से प्रोसेस को रेडी क्यू में भेजा जाता है, जिसके बाद वेटिंग प्रोसेसर की हेल्प से एग्जीक्यूट होता है। इसमें सस्पेंडेड तथा स्वेप्ड आउट प्रोसेस को अगेन रेडी क्यू में भेजकर एग्जीक्यूट किया जाता है। यह इसका डायग्राम है, आप इसे स्मरण कर लीजिए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सस्पेंडेड एंड स्वेप्ड आउट क्यू है यहाँ, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यहाँ, मतलब आप देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब एक काम कीजिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज शेड्यूलिंग? शेड्यूलिंग क्या है? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विथ एग्जांपल। तो डिफरेंट टाइप के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लिखना है, विथ एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल, यानी कि एग्जांपल के साथ। तो देखते हैं, शेड्यूलिंग की सहायता से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। शेड्यूलिंग की सहायता से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सीक्वेंस दिया जाता है, जिससे प्रोसेस सिक्योरिटी या फास्टली एग्जीक्यूट हो सके। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम 4 प्रकार के होते हैं। इसके निम्न क्राइटेरिया हैं। शेड्यूलिंग पूछ सकता है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, तो इसी में उसका भी आंसर है। देखिए यहाँ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम 4 प्रकार के होते हैं। इनके निम्न क्राइटेरिया हैं। थ्रूपुट, पर यूनिट टाइम में जितना वर्क कंप्लीट होता है उसे थ्रूपुट कहते हैं। थ्रूपुट जो होता है, इसमें पर यूनिट टाइम में जितना वर्क कंप्लीट होता है उसे ही कहते हैं। वेटिंग टाइम, प्रोसेस जितने टाइम वेटिंग क्यू में वेट करता है, प्रोसेस जितने टाइम वेटिंग क्यू में वेट करता है वह उसका वेटिंग टाइम कहलाता है। बर्स्ट टाइम, अथवा जिसे हम रिस्पॉन्स टाइम भी कहते हैं, यह वह टाइम होता है जितना प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना होता है। अगला है चौथा, टर्न अराउंड टाइम। यह वेटिंग टाइम तथा बर्स्ट टाइम का कलेक्शन होता है, यानी कि इसका फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम, यानी कि TAT इक्वल टू बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम, और इससे से ही जो न्यूमेरिकल होंगे लगेंगे। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम 4 प्रकार के होते हैं। FCFS, जिसका पूरा नाम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, यानी कि जो पहले आता है वो पहले पाता है। दूसरा है SJF, यानी कि सॉर्टेड जो फर्स्ट। तीसरा है प्रियोरिटी शेड्यूलिंग। चौथा है RRS, यानी कि राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इस एल्गोरिथम में जो प्रोसेस सिस्टम में पहले आता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। मतलब इस एल्गोरिथम में जो FCFS नाम से पता चलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि इस एल्गोरिथम में जो प्रोसेस सिस्टम में पहले आता है वह पहले एग्जीक्यूट होता है। जो प्रोसेस सिस्टम में पहले आता है उसे पहले CPU एलोकेट किया जाता है। देखिए यहाँ रेडी प्रोसेस है, रेडी क्यू है, CPU है। तो ये सब इस डायग्राम को देखकर समझ लीजिए। और यह एग्जाम्पल यहाँ दिया है, यह हो सकता है यह देकर पूछ ले प्रश्न, तो और कुछ मतलब न्यूमेरिकल आ सकता है। देखिए, हो सकता है आ जाए। FCFS में क्या होता है, गैंट चार्ट इस प्रकार बनेगा।
और यहाँ मतलब आप अच्छे से यदि समझना चाहते हैं तो FCFS एल्गोरिथम मतलब कह के वीडियो मंगा लीजिएगा यूट्यूब पर और अच्छे समझ लीजिएगा। यहाँ समझाऊंगा तो बड़ा ज़्यादा समय लगेगा। ये देखिए, या फिर आप रोक कर वीडियो को आप लगा सकते हैं समझ कर। एस जे एफ का पूरा नाम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है। इस एल्गोरिथम में जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होता है वह पहले एग्जीक्यूट होता है। इसका फिगर है। इसे जो SJF होता है उसे SRTN भी कहते हैं। SRTN का पूरा नाम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट भी कहते हैं। और ये देखिए यह है, इसमें कहा गया है जो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होता है वह सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए यहाँ 5 सबसे कम वो है बर्स्ट टाइम सबसे कम है, तो इसे पहले एग्जीक्यूट किया गया। गैंट टेबल में देखिए P2 यहाँ 5, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला ये, उससे ज़्यादा वाला ये है P1। तो यह हुआ ऐसे इस प्रकार। मतलब आप यह वीडियो यह जो है SJF एल्गोरिथम को वहाँ यूट्यूब पर सर्च करके एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके पश्चात आता है प्रियोरिटी शेड्यूलिंग। इस एल्गोरिथम में जिस प्रोसेस की प्रियोरिटी हाई होती है वह पहले एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें जिसकी प्रियोरिटी हाई है उसी का वह पहले एग्जीक्यूट होगा। इसमें प्रियोरिटी हाई 3 है तो यही पहले एग्जीक्यूट होगा। मतलब आगे देखते हैं राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। यह FCFS का एडवांस वर्जन है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग जो है वह FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एडवांस वर्जन है। इसमें हर प्रोसेस को कुछ कुछ टाइम के लिए सीक्वेंस में प्रोसेस एलोकेट किया जाता है जिसे टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम कहते हैं। इसके एग्जांपल यह हैं, अब इन सबको स्मरण कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट इज डेडलॉक? डेडलॉक क्या है? एक्सप्लेन नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक। इन सबको देखिए। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिफरेंट प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से रिसोर्स का वेट करता है। देखिए डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिफरेंट प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से रिसोर्स का वेट करता है किंतु उन्हें रिसोर्स नहीं मिलता। डेडलॉक एक ऐसा ताला जिसका कोई भी चाबी नहीं। डेडलॉक से प्रोसेस को प्रॉपर रिसोर्स नहीं मिलता जिससे प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो पाता है। डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रोसेस ने कोई रिसोर्स तो होल्ड किया है और दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है। यह एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें दो प्रोसेस एक दूसरे का रिसोर्स के लिए वेट करता है। यह इसका फिगर है। इसे देखकर आप समझ लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल दिया इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसे मतलब ये समझ कर पढ़ लीजिएगा, ये पढ़कर समझ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक में पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नॉन शेयरेबल रिसोर्स का यूज किया जाता है जिसमें डेडलॉक आता है। दूसरा है होल्ड एंड वेट। प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करता है तथा दूसरे रिसोर्स का वेट करता है जिससे डेडलॉक आता है। तीसरा है नॉन प्रीम्पशन। इसमें हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को भी रिसोर्स एलोकेट नहीं किया जाता है जिससे डेडलॉक आता है। सर्कुलर वेटिंग। इसमें प्रोसेस एक सर्कल में दूसरे प्रोसेस का वेट करता है तथा एक चेन बनाते हैं जिससे डेडलॉक आता है। मतलब कैसे कैसे डेडलॉक आता है वो सभी कंडीशन यहाँ पर दिए गए हैं, किस प्रकार आता है तो उसे स्मरण कर लेना है या इसका फिगर है इसे भी स्मरण कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन एंड एवॉइडेंस। म्यूचुअल एलिमिनेटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यूजर यूज शेयरेबल
यूजर यूज शेयरेबल रिसोर्स, जिससे रिसोर्स को दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस शेयर करके यूज कर सके, तब डेडलॉक नहीं आएगा। दूसरा, होल्ड एंड वेट, एलिमिनेटिंग होल्ड एंड वेट। इस कंडीशन को रिमूव करने के लिए प्रोसेस एक टाइम पर या तो रिसोर्स को होल्ड करेगा या रिसोर्स का वेट करेगा। तीसरा है एलिमिनेटिंग नो प्रीम्पशन। इस कंडीशन में प्रायोरिटी प्रोसेस को रिसोर्स मिलेगा, जिससे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस वेट नहीं करेगा और डेडलॉक नहीं आएगा। चौथा है एलिमिनेटिंग सर्कुलर वेट। प्रोसेस सर्कुलर में एक दूसरे का वेट नहीं करेंगे, जिससे डेडलॉक नहीं आएगा। इससे लाइनर ऑर्डरिंग का यूज करेंगे। देखिए, इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार डेडलॉक को रोका जा सकता है, मतलब किस प्रकार नहीं आएगा डेडलॉक, उसे वहाँ बताया गया था। अब ये देखिए, व्हाट इज फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसिंग एक्सप्लेन। लॉजिकल एड्रेसिंग, यह वह एड्रेस होता है जिसे सीपीयू जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस वह एड्रेस होता है जिसे सीपीयू जनरेट करता है, इसे सीपीयू एड्रेस भी कहते हैं। लॉजिकल एड्रेस को सीपीयू एड्रेस भी कहते हैं। फिजिकल एड्रेस, यह वह एड्रेस होता है जो फिजिकल लोकेशन को फाइंड करता है, इसे एक्चुअल एड्रेस भी कहते हैं। लॉजिकल एड्रेस में रजिस्टर की वैल्यू ऐड हो करके, लॉजिकल एड्रेस में रजिस्टर की वैल्यू ऐड करके जो एड्रेस जनरेट होता है उसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं। इसे स्मरण रखना है। इस फिगर को एग्जाम मतलब एग्जाम में आपको यह भी बनाना होगा। ये जो डायग्राम होते हैं वही ज़्यादा अंक प्रदान करवाते हैं। यह फिगर है लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस। व्हाट इज पेजिंग एक्सप्लेन, यह भी एकदम मुख्य है। पेजिंग नॉन कंटेजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। इस पेजिंग नॉन कंटेजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। इसकी सहायता से फिजिकल एड्रेस स्पेस को बताया जाता है। पेजिंग की सहायता से वेरियस प्रोसेस को मेमोरी में स्टोर किया, पेजिंग की सहायता से वेरियस प्रोसेस को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। पेजिंग प्रोसेस, इसमें लॉजिकल एड्रेस में पार्ट्स, पेजिंग प्रोसेस में इसमें लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसे पेज नंबर तथा ऑफसेट कहते हैं। देखिए, इसमें जो होता है पेज प्रोसेस में, इसमें लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस से दो पार्ट में डिवाइड है, जिसे पेज नंबर ऑफसेट कहते हैं। लॉजिकल एड्रेस से है। इस पेज नंबर से पेज टेबल में जाकर फ्रेम की वैल्यू एक्सेस की जाती है। इस पेज नंबर से पेज टेबल में जाकर फ्रेम की वैल्यू एक्सेस की जाती है। वह फ्रेम वैल्यू ऑफसेट के साथ अटैच होता है। जो एड्रेस जनरेट होता है उसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं। उस फिजिकल एड्रेस से डाटा फिजिकल मेमोरी में स्टोर तथा एक्सेस किया जाता है। यही प्रोसेस उस फिजिकल एड्रेस में डाटा फिजिकल मेमोरी में स्टोर तथा एक्सेस किया जाता है। यही प्रोसेस पेजिंग कहलाता है, जिसे मेमोरी में डाटा इजीली एक्सेस तथा स्टोर किया जाता है। तो इस सबको स्मरण रखना है। आगे देखते हैं, यह इसका फिगर देख लीजिए। इसे पेजिंग प्रोसेस यही है। इसके फिगर को स्मरण कर लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट, देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आगे देखते हैं, व्हाट इज सेगमेंटेशन एक्सप्लेन। सेगमेंटेशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। सेगमेंटेशन नॉन कंटेजियस मेमोरी, ये पता नहीं क्या लिखा है, स्कीम है, मतलब यह एक एबिलिटी है जिसमें सेगमेंट को नॉन कंटेजियस मेमोरी एरियाज में लोकल किया जाता है। देखिए, यह एक एबिलिटी है जिसमें सेगमेंट को नॉन कंटेजियस मेमोरी एरिया में लोड किया जाता है। इसमें एक सिंगल प्रोसेस ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं तथा कंटेजियस एरिया में स्टोर किया जाता है। इसमें लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। जिसे सेगमेंट नंबर और ऑफसेट कहते हैं। ये लॉजिकल
एड्रेस है, दो पार्ट में डिवाइड है, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। उस सेगमेंट नंबर से हम सेगमेंट टेबल के पास जाते हैं, जहां से सेगमेंट साइज ऑफसेट के साथ कंपेयर होता है। यदि सेगमेंट साइज ऑफसेट से बड़ा होता है तो सेगमेंट बेस ऑफसेट के साथ ऐड होता है, और जो एड्रेस जनरेट होता है उसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं। और यदि सेगमेंट साइज ऑफसेट से छोटा होता है तो उसे टॉप और एरर फाइंड कहते हैं। यह इसका फिगर है, इसका डायग्राम है, इसे स्मार्ट कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे हो सकता है मैं इसे ना भेज पाऊँ। व्हाट फ्रेगमेंटेशन क्या है एक्सप्लेन करने को कह रहा है। मेमोरी में मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी को डिफरेंट रीजन में फिक्स्ड और वेरिएबल साइज में डिवाइड करना। मेन मेमोरी को डिफरेंट रीजन में फिक्स्ड और वेरिएबल साइज में डिवाइड करना पार्टीशन कहलाता है। इस पार्टीशन में कुछ मेमोरी का वेस्ट हो जाता है, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन में कुछ मेमोरी अनलेस हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब आता है जब स्टैटिक पोर्शन होता है, इसमें फिक्स साइज को ब्लॉक होते हैं, जिसमें मेमोरी का वेस्टेज ज़्यादा होता है, इसलिए इसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। दूसरा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यह तब जनरेट होता है जब डायनामिक और वेरिएबल पोर्शन होता है। डायनामिक पार्टीशन में जब मेमोरी वेस्ट होता है तो उसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए कंपैक्शन टेक्निक का यूज किया जाता है। फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए कंपैक्शन टेक्निक का यूज किया जाता है। एक्सप्लेन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विथ एग्जांपल। जब पेज को डिमांड होती है तो मेमोरी से पेज को स्वेप्ड इन तथा स्वेप्ड आउट किया जाता है। जब पेज को डिमांड होती है तो मेमोरी में पेज को स्वेप्ड इन तथा स्वेप्ड आउट किया जाता है। जब पेज स्वेप्ड इन और स्वेप्ड आउट किया जाता है तो इस प्रोसेस को पेज फॉल्ट कहते हैं। पेज फॉल्ट फाइंड करने के लिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो, जिसे हम बिलोडी एनोमॉलिक। इसमें जो पेज पहले एग्जीक्यूट होता है वह पहले स्वेप्ड आउट होता है। इसमें जो प्रोसेस अथवा पेज सिस्टम में पहले आता है वह पहले एग्जीक्यूट होता है। तो इसे समझ लेना है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मस्तिष्क दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऐसे ही लिख देना, बना देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय का बन चुका है ये वीडियो। अगला है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। इसमें फ्यूचर की नॉलेज को लेकर फॉल्ट फाइंड किया जाता है। इसमें जो पेज फ्यूचर में लास्ट में यूज होता है उसे स्वेप्ड आउट किया जाता है तथा उसके स्थान पर नए पेज को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें एक से कम पेज फॉल्ट आते हैं। ये इसका डायग्राम है, इसे भी स्मार्ट कर लेना है। या फिर समझना चाहते हैं तो इसे यूट्यूब पर सर्च करके समझ लीजिएगा। अगला है LRU यानी कि लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। इसमें पास्ट की नॉलेज को लेकर पेज फॉल्ट फाइंड किया जाता है। इसमें जो पेज सबसे पहले फास्ट में एग्जीक्यूट होता है उसे स्वेप्ड आउट किया जाता है। देखिए यह उदाहरण दे देगा और इससे बनाना होगा अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो, नहीं तो यह उदाहरण देकर आपको बनाना है। एक्सप्लेन द टर्म कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। कंपाइलर जो है एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसकी सहायता से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसकी सहायता से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर और प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।
कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, एक सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। इसे स्मार्ट कर लेना है। यह है प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि हाँ, और ये कंपाइलर है प्रोग्रामिंग बाइनरी लैंग्वेज में आया है यहाँ। अगला है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। इसकी सहायता से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, इंटरप्रेटर प्रोग्राम जो होता है वह प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। यह सोर्स कोड को मशीन कोड में कम टाइम में, यानी कम टाइम में कन्वर्ट करता है, किंतु यह कंपाइलर से स्लोअर होता है, कंपाइलर से धीमा होता है, मतलब धीमा कार्य करने वाला होता है। यह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। यह रैम मेमोरी में होते हैं। इंटरप्रेटर जो होते हैं वह रैम मेमोरी में होते हैं। यह देखिए, प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटर प्रोग्राम इन बाइनरी लैंग्वेज। तो इसे भी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब असेंबलर देखते हैं। असेंबलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। असेंबलर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगला पॉइंट है डिफरेंट सीपीयू के डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं। डिफरेंट सीपीयू के डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं और यह डिफरेंट असेंबलर को यूज करता है। यहाँ देखिए, प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज असेंबलर है। प्रोग्राम इन बाइनरी लैंग्वेज, इस डायग्राम को बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं लोडर। लोडर क्या है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्पॉन्सिबिलिटी यह ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो फाइल को लोड तथा एग्जीक्यूट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह पार्ट जो फाइल को लोड तथा एग्जीक्यूट करता है उसे लोडर कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। लोडर, एब्सोल्यूट लोडर, रिलोकेटिंग लोडर। एब्सोल्यूट लोडर में क्या होता है? यह लोडर स्मॉलेस्ट तथा क्विकली कार्य करता है, यानी जल्दी कार्य। यह लोडर जो होता है, एब्सोल्यूट लोडर जो होता है वो छोटा होता है और जल्दी कार्य करने वाला होता है। यह फाइल को उस स्थान पर लोड करता है जहां पर हेडर परमिशन देता है। यह फाइल को स्पेसिफिक मैन मेमोरी लोकेशन पर लोड करता है। दूसरा रिलोकेटिंग लोडर। रिलोकेटिंग लोडर प्रोग्राम को कहीं भी लोड कर देता है। रिलोकेटिंग लोडर का यूज हाई लेवल लैंग्वेज में मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है। यह एब्सोल्यूट लोडर से स्लो होता है बट मोर एफिशिएंट होता है। देखिए, इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और जितना जुड़ते हैं इस पर उतना लाइक नहीं करते हैं, केवल बहुत कम मात्रा में लाइक करते हैं। तो आप लाइक भी करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो और वीडियो डालूंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और इसका मैं यदि इसकी पश्चात मैं जो मैराथन कराने वाला हूँ इसे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दूंगा, इसे भी उसमें डाल दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर।